हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नए गुरुजी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम 9th से 10th की एसएसटी एंड 9th से 12th की मैथमेटिक्स को लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करते हैं। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन होता क्या है? अ रेवोल्यूशन इज अ वेरी शार्प चेंज मेड टू समथिंग। जब एक बड़ा बदलाव आता है किसी भी चीज में, सोसाइटी में, किसी लाइफ में, क्या उसकी लाइफ में तो रेवोल्यूशन आ गया, एकदम से बदल गई, तो जो बदलाव आता है ना उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब ऐसा ही रेवोल्यूशन ही हुआ एक फ्रांस के अंदर। फ्रांस में क्या हुआ? ए टाइम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल upheaval in France, its colonies that began 1789 and ended 1799। so सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं कहूं तो मेरा 1789 से 1790 इस टाइम पीरियड में फ्रांस के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवेल हुआ, जहां पर सोशल लाइफ में लोगों की सोशल लाइफ बेहतर हो गई, लोगों की पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अब मोनार्की से हटकर डेमोक्रेसी आ रही है, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स आ रहे हैं, जो कि सब पहली बार हो रहा था, वर्ल्ड में पहली बार हो रहा था ऐसा, जहां मोनार्की से हटकर डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है दुनिया। इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो ये एक रेवोल्यूशन ही तो है। तो इस रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। और फ्रांस रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जहां मोनार्की को हटा दिया गया और डेमोक्रेसी को सेटअप कर दिया गया। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी कैसे सेटअप होगी फ्रांस के अंदर, और कैसे वहां के लोगों की सोशल लाइफ में चेंजेस आएंगे, कैसे वहां की पॉलिटिकल लाइफ चेंज होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है यूरोप की हिस्ट्री में एज वेल एज वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। इट एंडेड द मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस। तो फ्रांस रेवोल्यूशन की जो मेजर इंपैक्ट रहे वो रहे, पहला तो एंडेड द मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम का एंड हो गया। एंड सेकंड इज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो यहां पर तीन आइडियाज क्रिएट होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, एक तो लिबर्टी का लिए, एक लिबर्टी और फ्रीडम सिमिलर है, मतलब आज़ादी से रिलेटेड जो नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आने लगे, और कहीं ना कहीं एक न्यू थिंकिंग डेवलप हो गई कहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। दो वर्ल्ड्स को बहुत इफेक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं इक्वालिटी के कि भैया हाँ, जैसे हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखेंगे कि जो थर्ड स्टेट है वही टैक्स पे कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की जो क्राइटेरिया था ना कि भैया राजा ही क्यों मजे करेगा, राजा की फैमिली ही क्यों मजे करेगी, या उनको स्पेशल राइट्स क्यों है। तो इस टाइप के जो राइट्स थे उन पे क्वेश्चनिंग होने लगी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जब जन्म से किसी को कोई स्पेशल अधिकार क्यों मिले। इन सब बातों के ऊपर क्वेश्चनिंग होने लगी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम। अब शुरू करते, देखिए रेवोल्यूशन जब भी होता है ना कोई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहता है। ऐसे नहीं कि हम सुबह उठेंगे और चलो भाई आज रेवोल्यूशन करना है, आज राजा को हटा देते हैं और डेमोक्रेसी को ले आते हैं, इस तरह से काम नहीं होता। किसी भी रेवोल्यूशन को सेटअप होने में एक लंबा टाइम पीरियड रखता है और उसके पीछे एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा होता है। तो उसी बैकग्राउंड को समझते हुए हमें इस चैप्टर को समझना है। अब फ्रांस को समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें रेवोल्यूशन फ्रांस का पढ़ना है, तो थोड़ा सा फ्रांस को समझना होगा कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, वहां पर कौन कौन से टाइप के लोग रहते थे, कैसी मतलब किस सेक्शन में वो बटे हुए थे, ताकि हम उस रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड तैयार कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी 1774 लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली बिकेम द फैमिली ऑफ किंग ऑफ फ्रांस। तो 1774 के अंदर लुई 16 राजा का नाम ध्यान रखना है, बर्बन फैमिली या फिर बर्बन डायनेस्टी का किंग बनता है। अब वो किंग बनाना जब
उसके पास खजाने की कमी है, पैसा नहीं है उसके पास। इसके पीछे दो कारण है। क्या कारण है कि भाई लुई 16 बिकेम द किंग, ही गॉट एम्प्टी ट्रेजर्स। क्यों? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट। तो लंबे समय तक उसने वॉर में भाग लिया और उसका जो कोर्ट या उसके दरबार का जो मेंटेनेंस था, उसके कारण उसका कहीं ना कहीं खजाना खत्म होता चला गया था। लुई 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन जो था ना, वो घर को गुलाम बना रखा था, और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनीज बना रखा था। तो उनमें से ब्रिटेन भी एक था जिसने अमेरिका को कॉलोनी बना रखा था। तो ब्रिटेन से अमेरिका को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने क्या करी? उसकी मदद करी। किसकी मदद करी? फ्रांस ने किसकी मदद करी? अमेरिका की मदद करी ब्रिटेन से आजाद कराने में, और इसमें उसका बहुत पैसा खर्च हुआ। तो इस वजह से भी उसके पास पैसे की कमी हो गई। तो दो वजह देखी हमने, जिनकी वजह से, दो रीजन देखे जिनकी वजह से जो फ्रांस है उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। फर्स्ट इज कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के अंदर उसने मदद करी अमेरिका की, और फर्स्ट इज कि उसका जो कोर्ट था, उसका जो वर्सीलिया का पैलेस था, उसका मेंटेनेंस उसको चलाना पड़ रहा था। मतलब अपने महल का जो मेंटेनेंस था उसको चलाने में उसका बहुत खर्चा आ रहा था। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, टू मीट द एक्सपेंसेस लाइक मेंटेन द आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, और जो उसकी मतलब आर्मी को मेंटेन करने में, यूनिवर्सिटी चलाने में, इसमें भी उसका बहुत खर्चा आ रहा था। तो ये हमने तीन बातें देखी कि भैया राजा के यहाँ पर पैसे की कमी हो रखी है। अब पैसे की कमी हो रखी है तो पैसे को वापस लाने के लिए क्या करते हैं? मोनार्कियल सिस्टम के अंदर पैसे का जो मेन सोर्स था राजा का जो ट्रेजर का मेन सोर्स होता था, वो होता था हमारा टैक्स। ठीक है। अब टैक्स किन से लिया जा रहा है? यहां पर ये बात नोटिस करने वाली है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, हाउएवर द मेजर वॉज नॉट सफिशिएंट एज फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अब 18th सेंचुरी में जो हमारी सोसाइटी है वो 3 स्टेट में बटी हुई है। कौन कौन सी में? फर्स्ट इज क्लेर्जी, सेकेंड स्टेट इज नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट इज बिग बिजनेसमैन। ये अब क्लेर्जी कौन है यहाँ पे? क्लेर्जी है यहाँ पे किंग और किंग की फैमिली मेंबर्स, जो किंग के बहुत करीबी है। तो मतलब ये क्लेर्जी स्टेट मतलब अपने फर्स्ट स्टेट में आ रहे हैं। एंड सेकेंड इज नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आ रहे हैं? जो किंग की हेल्प कर रहे हैं। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। जो किंग की हेल्प कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मतलब जो बहुत क्लोज हैं राजा के, वो आ रहे हैं नोबिलिटी में। और क्लेर्जी में एक कौन आ रहे हैं? दूसरे एक आ रहे हैं हमारे चर्च, जो चर्च को ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण होते थे ना राजा के खास, वैसे यहाँ पर चर्च को, जो पादरी वर्ग है, जो मतलब मिशनरीज हैं, वो इसके क्लेर्जी के अंदर आ रहे हैं। और थर्ड स्टेट में कौन आ रहे हैं? हमारे थर्ड स्टेट में बिग मर्चेंट, जो बच गए। वो बेसिकली जो भी बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, पीजेंट्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर हैं, ये सब किस में आ रहे हैं? टैक्सेस में। जो कमजोर हैं बेसिकली इस सोसाइटी में, उनको यहाँ पर टैक्स भरना है। ये बात ध्यान देना। आप देख रहे हैं कि राजा के पास पैसे की कमी हुई, तो राजा क्या करेगा? पैसे को मतलब ट्रेजर को लाने के लिए या फिर खजाना बढ़ाने के लिए टैक्स लगाएगा। टैक्स किन पे लगता था? टैक्स लगता था थर्ड स्टेट पर, कि जो भी टैक्स का प्रेशर आता था वो आता था थर्ड स्टेट पर। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कौन कौन आ रहा है? इट कंप्राइज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, दे ऑन वास्ट लैंड एंड वेल्थ। तो यहाँ पर जो चर्च को फंक्शन करने वाले हैं वो भी हमारे किस में आ रहे हैं? फर्स्ट स्टेट के अंदर आ रहे हैं। एंड दे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, और इनको जन्म से ही कुछ खास अधिकार मिल गए हैं। किया धरा कुछ नहीं, क्षमता चाहे कुछ भी हो या ना हो, कैपेसिटी आपकी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जन्म उस फैमिली में हुआ है या आप राजा के फैमिली में जन्मे हो, सिर्फ इस मात्र से ही या फिर इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, जो कि शायद इनसफिशिएंट या फिर मतलब अनजस्टिस था। द चर्च लेव ए टैक्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। टाइथ क्या था यहाँ पे? जैसे मान लीजिए किसान अगर 100 रुपए कमा रहा है, पीजेंट कोई 100 रुपए कमा रहा है, तो उसको 10 रुपए किसको देने होते थे? चर्च वालों को। तो ये जो टैक्स के तौर पर वो कलेक्ट करते थे, इसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? टाइथ। तो
द चर्च लीव्ड a tax called tithe from the peasants which comprised ऑफ 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप यहाँ पे 100 का 1/10 कितना होगा हमारा 10 रुपीज। तो जो ये टाइट होता था ये क्या होता था, जो भी पीजेंट ने अर्न किया है उसका 1/3 1/10 किसको देना होता था, उसको चर्च वालों को देना होता था। फिर देखिए सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट में कौन आ रहे हैं हमारे, नोबिलिटी। इट कंप्राइज्ड ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी पीपल ऑफ द स्टेट, दे ऑल्सो एंजॉय द प्रिविलेजेस एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। और जो ये हमारे सेकंड स्टेट वाले हैं ये भी हमारे क्या है, एक्सेप्शन, मतलब इनको भी टैक्स पेइंग नहीं करनी होती थी। ठीक है, और दे एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, हाँ तो हम यहाँ बात कर रहे थे द फ्यूडल सिस्टम प्रिविलेजेस, दैट इज फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो यहाँ पर एक लैंड पीस है बहुत बड़ा, यहाँ पर इसका जो ओनर है उसे किसी एक नोबिलिटी है, मतलब जो भी राजा खास उसे बना दिया था और वो उसके ऊपर किसानों से मतलब खेती करवाता था, एग्रीकल्चर परफॉर्म करवाता था, और जो प्रोडक्शन होता था उसका कुछ हिस्सा वो खुद रखता था और कुछ हिस्सा कुछ राजा को देता था। इस टाइप का जो सिस्टम है इसे फ्यूडल सिस्टम बोलते थे। ठीक है, तो ये सब जो काम था ये नोबिलिटी क्लास करती थी। तो थर्ड स्टेट कौन है, थर्ड स्टेट मैंने आपको बताया जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके ऑफिशियल मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, ये हमारे थर्ड स्टेट में आते थे। और इन्हीं को क्या करना होता था, इन्हीं को टैक्स पे करना होता था। दे हैड नो प्रिविलेज एज दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल to the state as well a number of indirect taxes live and articles of everyday consumption like salt, tobacco। इनको एक टैक्स भरना होता था, जैसा अभी आपको चर्च वालों को टैक्स भरना होता था, चर्च को एक टैक्स भरना होता था टाइथ, और यहाँ पर इनको एक टैक्स भरना है राजा को जिसे बोलते थे टाइल। ठीक है, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, नमक पे भी टैक्स लगता था, तंबाकू पे भी टैक्स लगता था। तो जितना भी टैक्स का काम था, ये जो भी टैक्स पेयर थे वो कौन थे, थर्ड स्टेट वाले थे। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो टैक्स है ना, प्रॉब्लम वो नहीं है, किसी भी सोसाइटी में टैक्स देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सोसाइटी टैक्स पे करती है अपने रूलर को कहीं ना कहीं। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो हम भी मोदी जी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी लग रहा है हम पे भी, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, टैक्स हम भी भर रहे हैं। और टैक्स हर सोसाइटी भरती है, जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें टैक्स भरना होता है, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री रन करती है। तो प्रॉब्लम क्या थी फिर, प्रॉब्लम यहाँ पर टैक्स नहीं है, प्रॉब्लम अभी आगे आएगी। एक प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ये टैक्स भर रहे हैं, यहाँ अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम तो है, पर टैक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स से ज्यादा प्रॉब्लम अभी आगे जानने वाले हैं हम कि टैक्स प्रॉब्लम कैसे बनेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि टैक्स प्रॉब्लम कैसे हो गई। In the struggle to survive during the 1715 to 1789, अब इस बीच में तीन काम हुए आपको 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो इस बीच में ये जो टाइम पीरियड है 1715 से 1789 का, इस बीच में कौन से तीन काम हुए कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गई फ्रांस की। भाई साहब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और रैपिड इंक्रीज इन डिमांड। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जब लोग ज्यादा हो गए हैं तो खाने की भी तो व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तो आपकी सिंपल सी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हुआ, और जिस वजह से हमारा क्या हो गया, डिमांड में भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब डिमांड में इंक्रीज हुआ, ठीक है चलो भाई डिमांड में इंक्रीज हो गया, कोई बात नहीं। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन, पर प्रोडक्शन कैसा है, इनसफिशिएंट है। डिमांड तो बढ़ रही है पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। पॉपुलेशन बढ़ जाए कोई दिक्कत बात नहीं है, आपकी डिमांड बढ़ जाए कोई दिक्कत बात नहीं, पैसा प्रोडक्शन तो बढ़े, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा। प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइसेस, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है तो प्राइसेस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इधर महंगाई बढ़ गई, उधर टैक्स बढ़ गया, सब कुछ बढ़ ही रहा है, घट कुछ नहीं रहा। बट द वेजेस ऑफ वर्कर डिड नॉट कीप, वेजेस भी नहीं बढ़ रही, वेजेस उल्टा वैसी की वैसी बनी हुई, तनख्वाहें कुछ नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए। अब सिचुएशन और खराब हो जाती है जब क्या होता है वहां पर, जब फ्रांस के अंदर क्या जाता है, हमारा वेदर कंडीशन बिगड़ जाती है, और क्या पड़ता है वहां पर, फेमाइन पड़ता है, हार्वेस्ट नहीं हो पाती। दिस कंडीशन क्रिएटेड सबसिस्टेंस क्राइसिस, और इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसिस्टेंस क्राइसिस कह रहे हैं, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई है फ्रांस के अंदर, डिमांड बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, तो सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार हो गई है थर्ड स्टेट वालों के लिए। और जब परेशान होते हैं लोग, आपको ना खाने को है, ना आपको
ढंग से तनख्वाहें मिल रही हैं और उल्टा आप पे टैक्स का दबाव और डाला जा रहा है, तो आप क्या करोगे? रेवोल्यूशन ही करोगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की एक इमेज है जहाँ पर ये नोबेलिटी या फिर नोबेल्स बैठे हैं, ये किसान आ रहा है, ये इनको टैक्स दे रहा है, इसने अपना सब कुछ पे कर दिया है, फिर भी मतलब इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, इस इमेज में ही दिखाया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमेशा एक रेवोल्यूशन हो या कुछ भी कोई भी क्रांति हो, वहां पर मिडिल क्लास। अब क्या हो रहा है, इन द 18th सेंचुरी एंड न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज वर नोन एज द मिडिल क्लास। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, एक नया सोशल ग्रुप आ रहा है जिसका नाम क्या है, मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास देखते हैं ना आज हम, कि भैया जो नौकरी कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सब हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये एक टाइम पर जैसे जो मिडिल क्लास वर्ड है, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ और ये सोसाइटी में कैसे एक सेक्शन बना, इसका भी कहीं ना कहीं आपको फ्रांस सोसाइटी में आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड है और फ्रांस का कहीं ना कहीं जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है उससे इसको परेशानी है। क्यों? क्योंकि इसने जो कुछ भी कमाया वो मेहनत करके कमाया, अपनी मेहनत के दम पे कमाया। तो जो जिनको जन्म से मिल रहे हैं अधिकार, उसको कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होगी उस चीज से। तो दे हैड बिकम रिच बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, अपने ट्रेड को बढ़ाकर, एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मतलब मेहनत करके ये लोग क्या करे थे, मजबूत बने थे, मिडिल क्लास वर्ग। इन्हें एडिशन ऑफ मर्चेंट, यहाँ पर और कौन कौन है, मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब आपके मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल है। और यही लोग आगे जाकर क्या करेंगे, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो थर्ड स्टेट है उनका कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप का काम कौन करेंगे, ये मिडिल क्लास लोग ही करेंगे, क्योंकि एजुकेटेड है, पैसे वाले हैं, तो मजबूत हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करने वाले आगे। दे बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और इनका क्या बिलीव था, इनका बिलीव था कि ये सोसाइटी में जन्म से कोई भी खास अधिकार किसी को नहीं मिलने चाहिए। क्यों मिले? जब हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो सबको मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए ना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर बाय बर्थ। तो उसको किसी मतलब सिर्फ उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है तो वो स्पेशल राइट्स को क्यों एंजॉय करे। अब एक बात तो हो गई कि मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ और ये मिडिल क्लास एजुकेटेड था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो मतलब बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए टैक्सेस बढ़े, लोग परेशान है, वो सब एक बात है, पर इस परेशानी से लोग परेशान होकर उनको ऐसा क्या मिला कि भैया हम इसकी, जैसे अगर मान लो आप परेशान हो अपने घर से, मान लीजिए आप कहीं पे आप किसी कोचिंग में जाते हैं और वहां पर आपको अच्छी नहीं पढ़ाई मिल रही, पर जब तक आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि मैं दूसरी कोचिंग में जा सकता हूँ, जब तक तो आप वहीं सर्वाइव करोगे ना। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर फ्रांस वालों के साथ भी यही हुआ कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि यार राजा के अलावा तो और कौन ही चलाएगा शासन, राजा ही तो चलाता शासन। सब जगह यही देखते आ रहे थे कि एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, वो उसके लिए काम कर रही होती है। तो यही तो हो रहा होता था। पर यहाँ पर एक फिलोसोफर आते हैं, एक नया सेक्शन आता है फिलोसोफर का, या जो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, उन्होंने नए आइडियाज दिए सोसाइटी को। कौन है वो नए फिलोसोफर? जॉन लॉके, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अब इन्होंने नए आइडियाज दिए सोसाइटी को, जिस वजह से सोसाइटी को एक ऑप्शन क्रिएट होगा कि भाई डेमोक्रेसी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो फिलोसोफर्स हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिए जिनकी वजह से फ्रांस रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं लीड होता है। जॉन लोके ने क्या दिया? जॉन लोके की बुक है टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर इसने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, जहां पर राजा की एब्सोल्यूट पावर को जॉन लोके ने क्या करा, क्रिटिसाइज करा कि भाई राजा को मतलब सारी पावर राजा को ही क्यों है। और रूसो ने क्या बोला अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बोलता है वो कि भैया जो गवर्नमेंट है वो कैसी बननी चाहिए, वो बननी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम देखते हैं ना कि आज 5 साल के लिए हम किसी को हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया आप हमारे लिए अच्छे काम करोगे, फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा 5 साल बाद। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, इस बेसिस का जो आइडिया था वो किसने दिया? रूसो ने।
फिर थर्ड है हमारा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस में क्या देता है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है हमारी, कि भैया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कानून बनाने वाले अलग, लॉ बनाने वाले अलग, उसको अप्लाई करने वाले अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, और आपकी जुडिशरी अलग, जो आपके लॉ को अप्लाई करना है, क्या वो सही तरीके से अप्लाई हो रहा है उसको देखने वाले अलग। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, जो देखते हैं हम कि जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और हमारी एग्जीक्यूटिव है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं फ्रांस सोसाइटी से निकल के आए हैं, क्योंकि जो आज का वर्ल्ड है ना कहीं वहाँ उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो ये नए आइडियाज हैं ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे। तो आपको इन फिलोसोफर्स के नेम याद रखने हैं, रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू। इनकी बुक्स के नेम याद रखने हैं, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में फॉर्म हो जाता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से फिलोसोफर थे, जॉन लॉक के, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सब आपको याद रखना है। तो अब लोगों के दिमाग में नए आइडियाज आ चुके हैं, ठीक है, नए आइडियाज आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि भैया अब राजा को हटा के हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं, तो नए आइडियाज हैं उनके पास ऑप्शन है। तो लोगों के दिमाग में एक तरह से नई खिचड़ी पकड़ी है पहले से ही। और यहाँ पर राजा एक गलती करता है, क्या गलती करता है राजा, भाई साहब राजा जी लुइस हमारे क्या लेके आ जाते हैं, नए टैक्सेस लेके आते हैं। अब नए टैक्सेस कैसे लेके आते हैं, देखिए अब ये टैक्सेस लाने की वजह से ही हमारे क्या होगा, कहीं ना कहीं आउटब्रेक होगा रेवोल्यूशन का। अब क्या होता है, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली। राजा हमारा क्या करता है, एक असेंबली बुलाता है, एक असेंबली बुलाता है। और किस लिए बुलाता है वो असेंबली, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस लगाने के लिए। लोग पहले ही परेशान है हर चीज से, दुखी हैं वो, और यहां पर वो टैक्सेस लगाने की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार आप बात समझिए थोड़ी सी, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ पहले, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या करता है राजा, राजा एक असेंबली बुलाता है। असेंबली के अंदर क्या होता है, 3 स्टेट आते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वाले अपने 300 लोग भेजते हैं, सेकंड स्टेट वाले अपने 300 लोग भेजते हैं, और थर्ड स्टेट वाले कितने भेजते हैं, 600 लोग भेजते हैं। अब सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि हर स्टेट को, यहां पर हर स्टेट को, फर्स्ट स्टेट को 1 वोट, सेकंड स्टेट को भी 1 वोट, और थर्ड स्टेट को भी 1 वोट, मतलब टोटल 3 वोट होंगे बस। और जिसमें अगर मेजोरिटी में आ गए तो जो प्रपोजल है राजा को पास हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, नोबिलिटी वाले राजा के फेवर में रहेंगे तो 2 वोट सीधे से इनके फेवर में जाएंगे और प्रपोजल पास हो जाएगा। तो सिस्टम एक तरह से एक नाम मात्र का, मतलब थर्ड स्टेट वालों को कोई पावर ही नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 600 रिप्रेजेंटेटिव इनके तो भी कोई पावर नहीं है। तो थर्ड स्टेट वाले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमें सिस्टम पसंद नहीं आया, हम इस तरह से वोटिंग नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया ईच मेंबर के लिए क्या चाहिए, 1 वोट चाहिए। मतलब हम 600 पीपल है ना, 600 लोग हैं, तो हमें 600 के 600 वोट चाहिए। मतलब हम 600 वोट डालेंगे, आप 300 डालो। आपके भी मतलब ऐसे कर लो कि सेकंड स्टेट वालों के भी ईच मेंबर के ईच वोट, और फर्स्ट स्टेट वालों के भी ईच मेंबर के ईच वोट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कौन देते हैं, थर्ड स्टेट वाले देते हैं। पर हमारा लुइस जी मना करता, लुइस बोलता नहीं बाबू हमको पसंद ना आया ये तुम्हारा जो दे रहे हो ना आप, ये फर्स्ट स्टेट वाले हमको नहीं चाहिए ये, तो आप इसको रहने दीजिए। तो ये बात कहते हैं राजा जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी यही है, एक बार पढ़ते हैं हम। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड असेंबली बुलाता है नए टैक्सेस के लिए, और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट सेंड दियर रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं 300, और थर्ड स्टेट सेंड करता है अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, जो पीजेंट आर्टिसंस, वो भी मतलब पीजेंट आर्टिसंस वुमन, इनको तो असेंबली में अलाउ नहीं था, तो फिर भी ये अपनी मांग्स होते हैं, डिमांड्स होते हैं, उनको लेटर्स के थ्रू लिखकर अपनी असेंबली में भेजते हैं, पर उनको भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग शुड कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। जहां पर ऐसे कंडक्ट करो कि भैया एक मेंबर को 1 वोट मिले। पर जो इस प्रपोजल को जो हमारा राजा है वो रिजेक्ट कर देता है,
तो अब लोग थर्ड स्टेट वाले नाराज जाते हैं, उनके दिमाग में पहले ही वो फिलोसफिकल आइडिया चल रहे हैं जो रूसो ने और मॉन्टेस्क्यू ने दिए कि हम तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो वही काम ये कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट। अब जो हमारे थर्ड स्टेट वाले हैं वो खुद की असेंबली बना लेते, बोले अब हम खुद देख लेंगे राजा जी, आप बैठिए शांति से। ऑन 20 जून 1789 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सीलिया। एक टेनिस कोर्ट है, कहाँ पर, वर्सीलिया, वर्सीलिया जगह का नाम है फ्रांस के अंदर। वहां पर वो अपनी नेशनल असेंबली सेटअप करते हैं, कब, 20 जून 1789। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली, और वो खुद को क्या घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली। दे ऑल्सो डिक्लेयर टू ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा वो उनका, वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा मोनार्क की पावर को लिमिट। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट वर लेड बाय मिराबियो एंड एबिसियस। जो थर्ड स्टेट की हमारी असेंबली थी, इसको लीड कौन कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे एबिसियस एंड मिराबियो। मिराबियो जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और एबिसियस जो थे वो एक प्रीस्ट थे, मतलब चर्च फैमिली से बिलोंग करते। तो मतलब दोनों ही फर्स्ट या सेकंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेट वालों का कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीड कर रहे हैं उनको। रिवोल्ट स्टार्ट एट बास्तिल। देखिए अब कहानी किस तरफ जा रही है, रेवोल्यूशन की तरफ पहुंच गई धीरे धीरे। हमने देख लिया कि बैकग्राउंड क्या बना, लोग परेशान थे, टैक्सेस बढ़ चुके थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इन सब परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान तो थे ही, और फिलोसोफर्स ने जो आइडियाज दिए, नए मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ। ये सारा जो सर्कमस्टेंसेस है ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। इतनी सारी जब घटनाएं घटी तब कहीं जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब कहाँ होता है रिवोल्ट, स्टार्ट एट बास्तिल। बास्तिल क्या है, फोर्ट का नाम, एक जगह है जहाँ पे मतलब एक फोर्ट का नाम है बास्तिल फोर्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा रिवोल्ट स्टार्ट होता है। इन फ्रांस ड्यू टू सिवियर विंटर हार्वेस्ट वाज सिवियरली अफेक्टेड which lead to increase the prices of bread. The bakers exploit this situation, stored supplies. After spending hours in a long queues at the bakery, crowds of angry women raid the shops. क्या होता है, ठंड भयंकर पड़ रही है फ्रांस के अंदर, इस वजह से क्या हो गया, जो आपकी सप्लाई है फूड की वो कम हो गई है, तो ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो आपके बेकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किनको, इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको और महंगी बेच रहे हैं। तो इस बात से वुमेन्स परेशान हो जाती हैं और वो क्या कर देती हैं, रेड कर देती है किनके ऊपर, शॉप्स के ऊपर। और इन सब परेशानियों की वजह से ऑन 14 जुलाई 1789, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट पर ही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, घटित हुआ था। 14 जुलाई 1789, an agitated crowd destroyed the Bastille. The Bastille was hated by all French people and it symbolized the dominating power of the king. देखिए बेसिकली बास्तिल का किला जो था वहाँ पर हमारा लुई 16 रहता था, तो वहीं से सारे जो भी खतरनाक ऑर्डर थे कि टैक्स बढ़ाने वाले हैं और जो भी मतलब एक्सप्लॉइटिंग ऑर्डर थे जिनसे जनता परेशान थी वो वहीं से आते थे। तो कहीं ना कहीं जो बास्तिल फोर्ट था ना वो एक सिंबल था डोमिनेटिंग पावर ऑफ द किंग का, तो उसको लोगों ने सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ या फिर घटित हुआ। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। द लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैड hired the gang of robbers to destroy the reap crops. After hearing this rumor, peasants attacked Chateau in many areas of France. अब क्या होता है, अब जो ये रूमर है ये कंट्री साइड मतलब गांव तक फैल जाता है और वहां पर जो पीजेंट्स है वो अटैक कर देते हैं, कहां पर, चैट्यूज पे। चैट्यूज कहां, जहां पे मतलब आपके नोबल्स रहते थे वहां पर अटैक कर देते हैं, कौन, पीजेंट्स। द पीजेंट्स लूटेड स्टोर्ड गेन, बर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स, द मैनुअल ड्यूज। ड्यू टू ऑल दिस लार्ज नंबर ऑफ नोबल मूव टू नेबरिंग कंट्रीज। और जो मतलब एक रिकॉर्ड्स थे जहां पर ड्यूज का रिकॉर्ड रखा था कि भाई किससे कितना कलेक्ट करना, ये सब जला देते हैं किसान। और इन सब बातों से परेशान होकर जो नोबल्स थे वो नेबरिंग कंट्रीज में क्या कर जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ बेसिकली, यहाँ पर जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है जहाँ से स्टार्ट होता है 1789 से, वहां पर ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल असेंबली बन चुकी है यहाँ पे, आपको पता है अभी कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो अब इन सब बातों के बाद क्या होगा, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। मतलब जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रखे थे ना, आपको पता है ना कि बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे जो नोबल्स को और क्लेर्जी को, तो इसका एंड होगा। कौन करेगा एंड, वो नेशनल असेंबली जो हमने बनाई है अभी। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट 4 अगस्त 1789 फ्रांस अंडर लुई 16 पास्ड ए नो लॉ अबॉलिशिंग द फ्यूडल ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो भैया आपका जो रिवॉल्ट होने के बाद लुई 16 एक लॉ पास करते हैं, किसके लिए, अबॉलिश द फ्यूडल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो टैक्सेस लग रखे हैं, जो ऑब्लिगेशंस लग रखे हैं, उनको हटाने के लिए। द मेंबर ऑफ क्लेर्जी वर आल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो नोबल्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने प्रिविलेज छोड़ दें। टिथीज वर अबॉलिश्ड। आपने पढ़ा था ना कि 2 टाइप के टैक्स लग रहे थे, टिथीज और टाइल्स लग रहा था ना, तो इन दोनों को अबॉलिश कर दिया जाता है। बाय दिस द गवर्नमेंट एक्वायर असेट विथ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरेज। और जो गवर्नमेंट बनी है नेशनल असेंबली से, वो क्या करती है, एक्वायर कर लेती है असेट्स को। कौन से असेट्स को, जो भी गवर्नमेंट के असेट्स हैं, मतलब जो 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 राजा के अंडर में आ रहे, तो उनको क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, जिससे उन्हें क्या मिलते हैं, 2 बिलियन लेवरेज की संपत्ति मिलती है। ठीक है। और फ्रांस क्या बन जाता है हमारा, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। द नेशनल असेंबली जो अभी बनी थी ना, नेशनल असेंबली 5 मई 1789 को, जो किसने बनाई, 30 स्टेट वालों ने। कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में, और 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होता है, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को लिमिट करना। देखिए अभी तक है ना, क्या हुआ है फ्रांस के अंदर, राजा नहीं हटा है, सिर्फ एक नेशनल असेंबली आई है, और वो नेशनल असेंबली देश के लिए काम कर रही है। राजा भी है, मतलब टॉप ऑफ द अथॉरिटी जो है वो नाम की राजा ही बना हुआ है, बस राजा को काम किसके अकॉर्डिंग करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा रिवॉल्ट हुआ है बास्तिल का, उसके बाद नेशनल असेंबली आ गई है, वो देश के लिए काम कर रही है, फ्रांस के लिए। और जो राजा है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अभी तक राजा नहीं हटा है। नाउ द पावर वर सेपरेटेड एंड लैंड असाइंड टू डिफरेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जो सिस्टम हमारा रूसो जी ने बताया था कि जुडिशरी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होनी चाहिए, वो वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया कि इन्होंने नेशनल असेंबली ने। दिस चेंज ऑफ पावर मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो फ्रांस क्या बन जाता है भैया हमारा, जुलाई 1789 के बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद हमारा फ्रांस क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और मोनार्की अभी भी चल रही है, बस जो मोनार्की है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम इस तरह से चल रहा है। जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन है हमारा, किंग और मिनिस्टर कुछ। ठीक है। मिनिस्टर कौन है, जो नेशनल असेंबली से चुनकर आए हैं। ठीक है। और लेजिस्लेचर में कौन है हमारे, लेजिस्लेचर में हमारे 745 मेंबर हैं। ठीक है, जिनको वोटिंग से चुना गया है। जो नेशनल असेंबली बनी ना हमारी 30 स्टेट वालों की, उनमें जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो इलेक्टोरल, जो वहाँ की जनता है, वहाँ की जो मतलब पॉपुलेशन है, उन्होंने वोट दिए हैं, और वोट देकर वो नेशनल असेंबली सेटअप हुई है। और जो जज है, जज को भी क्या करा है, वोट के थ्रू चुना गया है। तो ये सिस्टम वहां पर चल रहा है, जज, जुडिशरी वाला, एग्जीक्यूटिव वाला और लेजिस्लेचर वाला। ठीक है। अब देखिए द लॉ मेड बाय द नेशनल असेंबली, के नेशनल असेंबली कौन से लॉ बन चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाएगा, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बनेंगे। और लॉ कौन बनाएगा, यहाँ पे लॉ बनाएगी हमारी नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए, नेशनल असेंबली ने कुछ लॉज बनाए, और किसके अकॉर्डिंग बनाए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। द असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज एक्टिव सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोरेट्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। अब देखिए आप बात समझिए थोड़ा सा,
नेशनल असेंबली बनी कैसे थी? फ्रांस की पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो एक्टिव सिटीजन है वो कौन है? वो सिटीजन्स हैं जिनको वोट डालने का राइट था, जिनको राइट टू वोट था, और पैसिव सिटीजन वो सिटीजन है जिनको राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, तो ये जो नेशनल असेंबली थी ना, इनको इलेक्ट करने में किसका रोल था? सिर्फ एक्टिव सिटीजन का रोल था। ठीक है, इसलिए इस असेंबली को क्या कहा गया था? इनडायरेक्ट इलेक्टेड असेंबली कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ने वोट दिया था। अब आगे जाके ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? अभी समझेंगे आगे। पहले ये देखते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली थी, इसने जो लॉ बनाया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या लॉ थे? कुछ नए लॉज बनाए इन्होंने जो फ्रांस की सोसाइटी में एक बदलाव लेके आते हैं बड़ा। तो फर्स्ट लॉ था, वो था द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, कि भैया लोगों को क्या गया, कुछ लोगों को एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। किन्हें दिया गया? उन लोगों को दिया गया जो टैक्स पेयर्स थे, जो एक बड़ा अमाउंट टैक्स के तौर पर पे करते थे। ठीक है, और एक्टिव सिटीजन है कौन? जिनको राइट टू वोट है। ठीक है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग हाईएस्ट ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? कुछ चीजें डिक्लेयर की गई। क्या चीजें डिक्लेयर की गई? कि कौन से ऐसे बेसिक राइट्स होंगे जो हम सिटीजन को प्रोवाइड कराएंगे। तो वो थे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए। जो आज हम देखते हैं ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है। तो कहीं ना कहीं इन राइट्स का ओरिजिन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है। अब देखिए, उस टाइम पर कुछ सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल चले, जैसे ये टूटी हुई हथकड़ी जो दिख रही है आपको, ये किसका सिंबल है? ये फ्रीडम का सिंबल है। जैसे यहाँ पे जो रेड कैप दिख रही है आपको, ये रेड कैप किसका सिंबल है? ये रेड कैप सिंबल है कि जो स्लेवरी चलती थी ना उस टाइम पर, उसकी फ्रीडम होने का, कि अब आजादी मिलेगी गुलामी से। और यहाँ पर जो ये विंग्ड वुमन दिख रही है, ये दिख रही है हमारी लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, कि यहाँ पर लॉ है वो एकदम फ्रीली आजादी की तरह मूव कर रहा है। अब देखिए, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अभी इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नेशनल असेंबली सेटअप होती है, और नेशनल असेंबली सेटअप होने के बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो फ्रांस है, वो फ्रांस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन में। मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि राजा जो अब किंग है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब क्या होगा? अब राजा को भी हटा दिया जाएगा और फ्रांस क्या बन जाएगा? एक रिपब्लिक बन जाएगा। रिपब्लिक नेशन कौन होता है? रिपब्लिक नेशन वो होते हैं जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमारा इंडिया आज क्या है? एक रिपब्लिक नेशन है। कैसे? क्योंकि वहां जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। तो वही सेम चीज क्या होगी? यहाँ फ्रांस के अंदर होगी, राजा को हटा दिया जाएगा और एक रिपब्लिक नेशन बना दिया जाएगा फ्रांस को। अब ये किस तरह से होगा? इसके पीछे भी एक अपनी कहानी है, तो इसको शुरू करते हैं। चलिए, रूलर्स ऑफ फ्रांस नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब क्या हुआ? जो आसपास की कंट्री थी ना फ्रांस के, जैसे ऑस्ट्रिया थी, रशिया थी, जो मतलब मोनार्क से बड़े बड़े डायनेस्टीज थी, वो इस बात से परेशान हो गई कि अरे यार, यहाँ पर फ्रांस के अंदर तो राजा को हटाने वाले हैं, और राजा को मतलब हटा ही दिया एक तरह से, राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो वो टेंशन में आ गए कि यार अब है ना, एक काम करते हैं कि ये है ना, हम एक काम करते हैं, अपनी सेना भेजते हैं और वापस से फ्रांस के अंदर राजा को स्टेबल करते हैं। तो ये सब करने से पहले क्या होता है? जो नेशनल असेंबली है वो ही अपनी आर्मी भेज देती है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया और पर्शिया पे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन आर्मी फॉर द नेशनल असेंबली, और बहुत सारे लोग नेशनल असेंबली की आर्मी को ज्वाइन करते हैं इनसे वॉर लड़ने के लिए। ये लड़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए लड़ रहे हैं कि आसपास की कंट्री में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सेटअप हो सके और फ्रांस का साम्राज्य बड़ा हो सके। उस टाइम पर अब क्या हुआ? एक सॉन्ग भी डेवलप हुआ, जो एक मतलब लोगों में इमोशन सेंटीमेंट डेवलप करना चाहते थे उस टाइम पर। क्योंकि किसी को भी अगर आपको वॉर लड़वानी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी बड़ी सिर्फ इस तरह से लड़वाया जा सकता है कि भैया आपको देश के लिए लड़ना होगा। तो वो अंदर से इमोशन नहीं होगा ना अब तक। जैसे
एक देश के लिए प्यार नहीं होगा जब तक वो लड़ नहीं पाएंगे। तो उस चीज को डेवलप करने के लिए, इमोशनल पावर देने के लिए उनको उस टाइम पर सॉन्ग डेवलप किया गया, एक जिसको डेवलप किया था हमारे मार्सिलेसी ने, और उसका नाम था रोजेट दे लिस्ले। और इस रोजेट दे लिस्ले को ही बाद में क्या बना दिया गया, फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो रोजेट दे लिस्ले पोएट थी वो किसने लिखी थी, मार्सिलिस ने लिखी थी, और इसको बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया। अभी कहानी जोड़ते चलेंगे अपन सारी कि कैसे फ्रांस एक मोनार्क से रिपब्लिक बनेगा। देखिए फिर क्या होता है, फिर होता है एक लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन वाज कन्विंस्ड टू कैरी द रेवोल्यूशन फर्दर। अब एक पॉपुलेशन का देखो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, इस बात से परेशान था कि यार क्या हमें जो रेवोल्यूशन है उसको आगे रखना चाहिए, नहीं जारी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे थे लोग। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास फ्रांस के अंदर दो टाइप के पीपल थे, या फिर पॉपुलेशन को दो भागों में डिवाइड किया था, एक्टिव सिटीजन और दूसरा था हमारा पैसिव सिटीजन। ठीक है, एक्टिव सिटीजन कौन थे, टैक्स पेयर्स, जो टैक्स दे रहे थे, जो कम ही होंगे फ्रांस के अंदर। ऑब्वियसली बात है, एक बड़ी पॉपुलेशन तो गरीब ही रही होगी उस टाइम पर फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी कहीं ना कहीं ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी और वेजेस कम थे, तो एक बड़ी पॉपुलेशन तो अभी भी नॉन टैक्स पेयर का ही था। तो एक बड़ी पॉपुलेशन क्या है, नॉन टैक्स पेयर है, और वो पैसिव सिटीजन के अंदर आ रहे हैं। अब जो नेशनल असेंबली बनी है हमारी, उस नेशनल असेंबली को इलेक्ट कौन कर रहा है, एक्टिव सिटीजन। तो ऑब्वियसली काम भी किन के लिए करेगी, सिर्फ एक्टिव सिटीजन के लिए तो करेगी। जब इनको इलेक्ट करने वाले, चुनने वाले ये हैं, तो इनको मतलब किनसे होगा, इनसे ही तो होगा। ये जो भी काम करेगी एक्टिव सिटीजन्स के लिए करेगी, मतलब बिजनेसमैन के लिए करेगी, ट्रेडर्स के लिए करेगी। तो ये जो पैसिव सिटीजन्स है, आर्टिशंस हैं, पीजेंट्स हैं, इनके लिए कौन काम करेगा। तो अब ये सब क्या करते हैं, ये ना मतलब ये जो पैसिव सिटीजन्स हैं ये अपने ना अलग अलग क्लब्स बना लेते हैं। और क्लब्स मतलब एक तरह से पार्टी बना लेते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी समझ लीजिए आप, अलग अलग पार्टीज बना लेते हैं, क्लब्स बना लेते हैं, और डिस्कशन करने लग जाते हैं किन चीजों के ऊपर, कि हमें इनको मतलब रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए, या मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है। तो मतलब इस तरह से एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट हो रहा है फ्रांस के अंदर, जहां पर एक नया ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है पैसिव सिटीजन्स। और ये पैसिव सिटीजन्स अलग अलग क्लब्स बनाकर पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाने में। ठीक है, तो पीपल यूज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ओन प्लान एक्शन इन पॉलिटिकल क्लब्स। तो ये पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, हमें अपने ही प्लान बनाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पर जो सबसे एक सक्सेसफुल क्लब बना, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, उसका नाम था द जेकोबियन क्लब। और ये फ्रांस के रेवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देखना भी आगे जाके। विच गॉट 10 इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट सेंट जैकब इन पेरिस। और इसका नाम जो जेकोबियन पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा, सेंट जैकब के नाम पर इसका नाम पड़ा, जेकोबियन क्लब। ठीक है, अब देखिए जेकोबियन क्लब को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या था जेकोबियन क्लब, तो आपको बताया कि जेकोबियन क्लब कौन था, जो हमारे पैसिव सिटीजन थे या फिर जो हमारा सप्रेस सेक्शन था फ्रांस सोसाइटी का, कहीं ना कहीं उनसे मिलकर बना था ये सेक्शन, उनसे मिलकर बना था ये क्लब। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनके लीडर कौन थे, इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और मेंबर ऑफ द जेकोबियन क्लब कहाँ से भी बिलोंग करते थे, शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, कुक्स थे, शू मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट्स, ये सब मतलब देख लीजिए आप, जो भी हैं सब एक तरह से लो लेवल के काम करने वाले हैं, मतलब टैक्स पेयर सेक्शन नहीं है यहाँ पे। दे ड्रेस डिफरेंटली बाय वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। अब यहाँ पे बात समझी क्या है, ये देखिए जेकोबियन क्लब के मेंबर हैं जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई है, तो ये जेकोबियन क्लब वाले हैं। और ये आपका इलाइट सेक्शन है सोसाइटी का, जो टैक्स पेयर है या फिर जो किंग, जो नोबिलिटी, क्लर्जी, और जो एक मतलब कह सकते हैं ना ताकतवर तबका है जो फ्रांस का, वो ऐसे कपड़े पहनता था, ब्रिजेस पहनता था वो, जहां पर ये घुटनों से नीचे मतलब इस तरह के जूते होते थे। तो इस टाइप की जो पैंट होती थी ना, उन्हें ब्रिजेस बोलते थे। और ये जेकोबियन क्लब वाले कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं ऐसे स्ट्रिप, धारीदार पैंट्स, स्ट्रिप ट्राउजर्स पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिप ट्राउजर पहन के वो ये शो करना चाहते थे कि अब ये जो ब्रिजेस वाले हैं इनका रूल या फिर इनका शासन अब खत्म हो जाएगा, और अब किनका शासन आएगा, अब ये ट्राउजर्स वालों का शासन आएगा। कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। ये शो करना चाहते थे कहीं ना कहीं हमारे
जेकोबिन क्लब वाले। और जो ये रेड कैप देख रहे हैं आप, ये रेड कैप सिंबल कर रही थी किसको, लिबर्टी को, आजादी को। किन की आजादी को, जो पैसिव सिटीजन्स हैं, अब उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनके भी राइट्स का कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब बातें शो करना चाह रहे थे ये इस तरह के कपड़े पहन के। यही ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, दे ड्रेस डिफरेंटली बाय वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलरली टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स जो होते हैं ना, जो मतलब पोर्ट के किनारे, मतलब जो शिप्स को वहाँ काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं डॉक वर्कर्स। तो वो भी वैसे ही कपड़े पहनते, तो उनकी तरह कपड़े पहन के वो शो करना चाह रहे थे। It was a way of declaring end of power holded by the wearers of knee breeches। ये शो किस बात को कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि जो एंड ऑफ पावर, किनकी एंड ऑफ पावर, जो वियर करते हैं नी ब्रिजेस, जो नी ब्रिजेस को वियर कर रहे हैं ना, जो पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब जो पैसा पे टैक्स पेयर्स हैं, उनकी पावर को एंड करने का ये कहीं ना कहीं सिंबल कर रहे थे। दे केम टू बी नोन एज सेंस क्लूतोस। और जो ये ऐसी पैंट पहन रहे हैं ना, ये स्ट्रिप ट्राउजर वाली, इन्हें क्या कह रहे हैं, सेंस क्लूतोस। मीनिंग क्या है, पीपल विदाउट नी ब्रिजेस। इनका मतलब क्या है कि जो ये सेंस क्लूतोस है ना, जो ट्राउजर्स पहन रहे हैं, इसमें फ्रांसीसी वर्ड है यहाँ पे सेंस क्लूतोस। इसका मतलब होता था कि पीपल विदाउट नी ब्रिजेस, जो विदाउट नी ब्रिजेस वाले होते हैं ना, उनको शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और रेड कैप किस बात का सिंबल है यहाँ पे, लिबर्टी का। तो जेकोबिन क्लब समझ में आया। जेकोबिन क्लब कौन था, जेकोबिन क्लब वो थे जहां पर सोसाइटी का कहीं ना कहीं प्रॉस्परस सेक्शन इन्वॉल्व था, जैसे शॉपकीपर्स ये। और इसका आपको याद रखना है कि इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब देखिए क्या होता है, अभी तक आपने कहानी थोड़ी सी कनेक्ट कीजिए। आपने देखा कि नेशनल असेंबली बन चुकी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसने कुछ लॉ पास किए, और लॉ पास होने के बाद थोड़ा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लगी सोसाइटी। और उसके बाद एक प्रॉस्परस सेक्शन है, वो सोचता है कि यार हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो जेकोबिन क्लब सेटअप करते हैं। और जेकोबिन क्लब सेटअप करने के बाद एक नई घटना घटित होती है। कब होती है वो होती है 10 अगस्त 1792 को। अब यहाँ का टॉपिक है द कन्वेंशन। तो ये देखिए कन्वेंशन क्या है यहाँ पे, पहले समझते हैं। 10 अगस्त 1972 को द जेकोबियंस, जो जेकोबियन क्लब को ज्वाइन कर रखे हैं ना, वो जेकोबियंस कहाँ अटैक कर देते हैं, वो अटैक कर देते हैं पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पर, जहां पर राजा रह रहा है। और क्या करते हैं, राजा के गार्ड को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और राजा को और राजा की फैमिली को क्या बना लेते हैं, वो बंदी बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन वर हेल्ड इन अगस्त 1792। और एक नए इलेक्शन सेटअप करवाते हैं जेकोबियंस क्लब वाले। वो बोलते हैं कि अभी जो नेशनल असेंबली है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रही है, एक्टिव सिटीजन्स के लिए काम कर रही है। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, तो हमारी नहीं सुन रहा, तो भैया फिर हम नए दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। तो इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं। और अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अभी पहले देखा था ना हमने कि जो राइट टू वोट था किनको, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को था, जो टैक्स पेयर थे। पर अब राइट टू वोट किनको मिल जाता है, राइट टू वोट सभी मेंस को मिलता है। अभी भी किनको मिलता है, सभी मेंस को, जो कितने एज ऊपर है, 21, अबाउट 21 ईयर ऑफ एज, जो 21 साल से ऊपर के जो भी मेंस हैं उनको राइट टू वोट मिल जाता है। और इस राइट टू वोट वाली पॉलिसी के थ्रू एक नई असेंबली बनाई जाती है, ठीक है। अब नेशनल असेंबली की जगह एक नई असेंबली बनी है, उसका नाम क्या, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं द कन्वेंशन। तो द कन्वेंशन कुछ ही नहीं है, द कन्वेंशन क्या है, न्यूली इलेक्टेड असेंबली है। यहां पर बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। इट अबॉलिश मोनार्की ऑन 21 सितंबर 1792। और ये जो क्या हो जाती है, ये जो कन्वेंशन बनता है ना, ये मोनार्की को हटा देता है। जैसे आपने देखा था ना कि जो पहले चल रहा था, क्या चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चल रहा था। मतलब जो मोनार्क है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था, वो काम कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब राजा को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है, राजा का पद समाप्त कर दिया जाता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होकर आएगा। तो फ्रांस डिक्लेयर एज रिपब्लिक, और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। लुईस 16 was sentenced to death, और लुईस 16 को डेथ या फिर फांसी की सजा दी जाती है ट्रेसन के, या फिर कोर्ट ऑफ ट्रेसन के चार्ज में, मतलब उसको आतंक फैलाने के लिए, या फिर मतलब बेसिकली राजा को फांसी की सजा दे दी जाती है। और
21 जनवरी 1793 लुइस एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, और उसको पब्लिकली मतलब पूरी जनता के सामने क्या कर दी जाती है, फांसी दी जाती है। कहाँ पर, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में उसको फांसी दी जाती है सबके सामने। आफ्टर सम टाइम द क्वीन मैरीन एंटीनिटे, और एक क्वीन मैरीन एंटीनिटे हुई, उनके साथ भी सेम होता है कि उनको भी फांसी का दी जाती है। तो मतलब बेसिकली रॉयल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में अब यहाँ पर 21 जनवरी 1793 या फिर 1793 के अंदर जो हमारा फ्रांस है वो क्या बन चुका है, अब वो बन चुका है एक रिपब्लिक नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, एक असेंबली इलेक्ट की जा चुकी है जिसका नाम क्या है, कन्वेंशन, और उसके अंदर कौन है, जेकोबिन क्लब्स वाले। तो यहाँ तक कहानी एकदम दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक शुरू होता है, द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का काल। इसे आतंक का काल क्यों कह रहे हैं, कौन सा काल है ये, 1793 से लेकर 1794, ये जो एक साल है ना, इसको कहते हैं भैया आतंक का काल। क्यों कहते हैं, अभी तक दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है हमें, क्या क्या हो चुका है कहानी के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर क्या क्या हो चुका है। कन्वेंशन सेटअप हो चुकी है। कन्वेंशन क्या है, हमारी नेशनल असेंबली की जगह जो असेंबली बनी है उसका नाम क्या है, कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, रिपब्लिक बन चुका है हमारा फ्रांस। ठीक है, राजा हट चुका है। अब जो भी करेंगे वो कौन करेंगे, वो कन्वेंशन करेंगे, कन्वेंशन करेगा। और कन्वेंशन के अंदर जो हेड है वो कौन है अभी, वो है हमारा मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जो जेकोबिन क्लब का नेता था ना, वही है यहाँ पे अभी। और वही क्या करेगा, आतंक का काल चलाएगा। कैसे चलाएगा देखिए, द पीरियड ऑफ 1793 से 1794 रेफर एज ए रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस। क्यों भाई इस रीजन ऑफ टेरर क्यों कह रहे हैं, दिस वॉज ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट फॉलोड बाय रॉबिस्पियर। क्योंकि इस टाइम पर जो रॉबिस्पियर आया ना भैया जेकोबिन क्लब का, उसने खतरनाक पॉलिसी चलाई। उसने जो भी मतलब नोबिलिटी क्लर्जी के जो भी मतलब उस टाइम पर दो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले थे ना, उनके साथ उसने बहुत ही भयंकर बर्ताव करा और उनको पनिशमेंट दी, बहुत फांसी की सजाएं देता है लोगों को। इसलिए इस एक साल को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस, क्या हुआ, मैनी पीपल वर अरेस्टेड, ट्राइड बाय ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उन सबको एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट होती है वहां पर ले जाया जाता है। और दे इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु वर कंसीडर एनिमीज, जिन सबको एनिमीज माना था, जैसे कौन कौन, एक्स नोबल्स, क्लर्जी एंड मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबको क्या करता है रॉबिस्पियर, एनिमीज मानता है। और अगर उनको कोर्ट गिल्टी पाता है तो उनको गिलोटीन कर दिया जाता है। गिलोटीन, ये गिलोटीन क्या है, देखिए गिलोटीन क्या है। यहाँ पर ये मशीन दिख रही है, ये यहाँ पर ऐसे लेटा दिया जाता था इसको, और ऊपर से ये एक ब्लेड आती थी और इसको छोड़ा जाता था और ये खच गर्दन कट गई, मामला खत्म, पैसा जम। तो ये जो मशीन है ना, इसका नाम है गिलोटीन, क्योंकि इसको डॉक्टर गिलोटीन ने बनाया था। इस तो यहाँ पर जो भी गिल्टी पाया जाता था कोर्ट में, उसे सीधा गिलोटीन कर दिया जाता था। इस मशीन पे लेटाकर ये ब्लेड को झटके से छोड़ा जाता था और गर्दन कट गई, बस फांसी मशीन नहीं देते उस टाइम पे। गिलोटीन करवा दिया किसने, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने। खूब सारे मेंबर्स को, किन स्टेट के मेंबर्स को, एक तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी मेंबर्स को और नोबिलिटी को। ठीक है, इसलिए इस टाइम पीरियड क्या कह रहे हैं, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर गेन टू द सिटीज एंड सेल इट द फिक्स प्राइस। अब देखो क्या हो रहा है, एक तो बहुत सारे लोगों को मरवाया, तीसरा काम क्या हो रहा है, पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा है अपनी जो भी ग्रेन है ना उनका, जो भी उन्होंने उगाया, उसको फिक्स प्राइस पर सेल करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, मीट्स एंड ब्रेड्स वर राशन। और जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर होता है ना, उसको बंद करवा देता है कौन, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। और सबको क्या कहता है कि भैया ब्रेड्स खानी है विद मीट्स एंड ब्रेड्स खाना है, वो भी राशन करवा देता है वो सबको। फिर फोर्थ पॉइंट, पीपल वर फोर्स टू ईट पेन डी एग्लिड, या फ्रांसीसी वर्ड है थोड़ा सा यहाँ पे, इक्वालिटी ब्रेड, ए लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट। एक तरह की ब्रेड खाने के लिए सबको फोर्स किया जाता है, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है, मतलब इक्वालिटी ट्रीट करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी इंडिविजुअल
जो राइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं, मतलब राइट्स टू फ्रीडम है ना, कहीं ना कहीं उसको अबॉलिश कर रहा है कौन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इन स्टेट ऑफ, पहले क्या होता था, मतलब फ्रांस के अंदर जो मतलब एक वर्ड चलता था मॉन्सियोर एंड मैम, मदामे, मतलब सर और मैडम के लिए, और इन सब को बदल के अब क्या कर दिया जाता है, ऑल मैन एंड वुमन वर कॉल्ड सिटियन एंड सिटियोनिन, मतलब सिटीजन में चेंज कर दिया। अब जो सर और मैडम है ना उसकी जगह क्या बोल रहे हैं, सिटियन एंड सिटियोनिन, सिटियोनी, मतलब बेसिकली वो इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है समाज में, और इंडिविजुअल राइट्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है लोगों के, ठीक है। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस, और वो चर्चेस को बंद करवा देता है और उनको किन में कन्वर्ट करता है, अपने पॉलिटिकल जो अपने गवर्नमेंट ऑफिस में कन्वर्ट करवा देता है। ड्यू टू द हार्ड पॉलिसीज ऑफ रॉबेस्पियर इवन हिज सपोर्टर्स लेफ्ट हिम। अब इतना कुछ कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा ही सख्त माहौल कर दिया उसने कि भैया सब कुछ ही बंद करवा रहा है, एक जैसा ही रोटी खाओ, ये कोई बात होती है कि मतलब लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम ही खत्म कर दी उसने, तो लोग तो नाराज होंगे। तो क्या होता है भैया, जो वो गिलोटिन करवाता था ना मशीन पर, उस गिलोटिन मशीन पर एक बार खुद को ही लटका दिया जाता है, उसका खुद का ही जो मतलब डेथ होती है ना वो उस मशीन पर होती है। तो क्योंकि उसके लोग उससे खुद से परेशान हो जाते हैं, तो ही फाइनली कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड गिलोटिन इन जुलाई 1794, और उसको जुलाई 1974 में खुद को ही गिलोटिन कर दिया जाता है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की कहानी इस तरह खत्म हो जाती है, ठीक है। इस मशीन पे भाई साहब रॉबेस्पियर को भी लटका दिया जाता है। अब देखिए वहां तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो अब देखते हैं ए डायरेक्टरी रूल्स। देखिए अब ये क्या है, समझिए पहले। अभी आपने देखा कि 1793 से 1794 के बीच में क्या चलता है हमारा, रीजन ऑफ टेरर। अब इस रीजन ऑफ टेरर पीरियड में लीडर कौन था फ्रांस का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब फ्रांस ने एक बात समझ ली, या फिर कह सकते हैं हम कि वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने एक बात समझ ली कि जब भी फ्रांस के अंदर डिसीजन लेने वाला कोई एक सिंगल पर्सन होगा, तब तक क्या होगा, वहां पे वो या तो डिक्टेटर बन जाएगा, या फिर वो कहीं लोगों के इंडिविजुअल राइट को डिस्टर्ब करेगा। अभी हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कैसे रीजन ऑफ टेरर चलाया। तो वहीं पर अब एक नया सिस्टम लेके आते हैं फ्रांस वाले, वो क्या लेके आते हैं, वो लेके आते हैं डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी क्या लेके आते हैं, जहां पहले कन्वेंशन थी, अब वहीं पे वो क्या बना देते हैं, कन्वेंशन को बदल देते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं वो, ठीक है। और इन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल से 5 मेंबर चुने जाते हैं, और ये 5 मेंबर फ्रांस के लिए जो भी डिसीजन होंगे इंपॉर्टेंट वो लेंगे। तो ये जो 5 मेंबर मिलकर एक मतलब इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं, जो बॉडी बनाई है, इनको बोल रहे हैं डायरेक्टरी। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरी। ये 5 लोग मिलकर फ्रांस के निर्णय लेंगे, और ये से ही बोल रहे हैं क्या यहाँ पे, डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्या थी वो समझ लीजिए, मैं आ गया आपको। अब देखिए आफ्टर द फॉल ऑफ जेकोबियंस, देखो 1794 के बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया, तो क्या हो गया फिर, जेकोबियंस का क्या हो गया, फॉल हो गया। फिर लीडर कौन था उनका, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, तो उसका फॉल, मतलब उसके मरते ही मतलब जेकोबियंस भी फॉल हो गए। अब क्या हुआ था, वेल्थियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर, और जो वेल्थियर मिडिल क्लास था ना, जो संपत्ति से संपन्न थे जो मिडिल क्लास, वो किस में आ गए, वो पावर के अंदर आ गए, पॉलिटिकल पावर के अंदर। और तीसरा नया काम क्या हुआ, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया विच डिनाय द वोट टू नॉन प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अभी आपने देखा था कि 1792 में जो जेकोबियंस ने कन्वेंशन बनाई, उसके अंदर क्या था, किसको राइट टू वोट मिल गया था, पैसिव सिटीजन्स को राइट टू वोट मिल गया था। पर यहाँ पर अब जो डायरेक्टरी रूल्स आ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पैसिव सिटीजन्स को राइट टू वोट हटा दिया गया है वापस से। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आने वाली गवर्नमेंट ने, उसने क्या करा, राइट टू वोट हटा दिया, किनके लिए, प्रॉस्परस सेक्शन सोसाइटी के लिए या फिर पैसिव सिटीजन्स के लिए। फिर आगे क्या होता है, इट प्रोवाइड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये करता है, एक नया सिस्टम लेके आता है गवर्नमेंट का, जहां पर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, और ये दीज काउंसिल अपॉइंटेड है डायरेक्टरी, और ये 2 काउंसिल क्या करती है, किसको अपॉइंट करती है, डायरेक्टरी को। उस डायरेक्टरी में क्या होते हैं, एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स,
इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं डायरेक्टरी के अंदर, जो क्या काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, मतलब काम करने वाले, ऑर्डर देने वाले कौन होंगे, डायरेक्टरी होगी, जिसमें कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर। अब कोई एक मेंबर डिसीजन नहीं लेगा फ्रांस के लिए, अब कितने मेंबर डिसीजन लेंगे, 5 मेंबर, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, पर यहां पर एक बात, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो डायरेक्टर्स बनाए ना इन्होंने, ये आपस में लड़ते रहते हैं कि भैया मैं, मेरी बात मानो, ये वैसे करो, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। और क्या करती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इनको बार बार बदलती रहती है। तो ये जो सिस्टम है ना कि डायरेक्टरी के 5 मेंबर है, उनको बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बदल रही है और वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही फ्रांस के अंदर। और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है तो फिर वही वाली बात, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कोई तीसरा आकर फायदा उठाता है। तो ये तीसरा मेंबर होता है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर कौन आता है पिक्चर के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट आता है, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था। इन स्पाइट ऑल दीज चेंजेस, अब ये सब तो बातें हो गई कि बदलाव की क्या हो रहा है कि फ्रांस के अंदर भैया डिक्टेटर आ रहा है, डिक्टेटर रूल्स आया, डिक्टेटर रूल में सक्सेसफुल नहीं हुआ, डायरेक्टर रूल सक्सेसफुल नहीं हुआ, और कौन आ गया पिक्चर में, नेपोलियन आ गया। तो 1804 में हमारा कौन आ जाता है, नेपोलियन आ जाता है। अब इन सब के बावजूद कि इतना कुछ बदल रहा है, पर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, जो मतलब सोसाइटी के लिए आइडियाज क्रिएट हुए थे ना फिलोसोफर्स के थ्रू, वो अभी भी फ्लरिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर, सॉरी फ्रांस के अंदर, और कहीं ना कहीं उससे पूरा यूरोप इंस्पायर हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इंस्पायर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हो रही थी बस। तो हमारी यहाँ पर स्टोरी चल रही हुई थी 1789 से और 1804 पर खत्म होती है बस। तो इस चैप्टर में हम फ्रांस की स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी आगे की स्टोरी जो है वो क्लास 10th में आगे चलती है कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमने जो भी देखा वहां तक, मतलब यहीं पर हमारी फ्रांस की रेवोल्यूशन की स्टोरी रोक देते हैं हम। फिर इसके बाद हमें चैप्टर में आगे क्या पढ़ते हैं, चैप्टर में हम इस बीच में जो 1789 से 1804 में वुमेन्स का क्या रोल रहा फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर, स्लेवरी का कैसे एंड हुआ, स्लेवरी का एंड पढ़ते हैं, और लोगों के जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो बस चैप्टर में हमें 3 चीजें और पढ़नी है कि वुमेन्स का क्या रोल रहा है इस रेवोल्यूशन के अंदर, स्लेवरी का एंड कैसे हुआ, और लोगों के जीवन पे क्या इंपैक्ट रहा। तो पूरा फ्रांस रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ, फ्रांस रेवोल्यूशन आगे जो पार्ट 2 है इसका, वो चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो 3 टॉपिक और बचे हैं कि वुमेन्स का क्या रोल रहा किस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ ना, इसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा, स्लेवरी कैसे एंड हुई, और इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रांस की लोगों के ऊपर, मेंस एंड वुमेन्स के ऊपर। तो देखिए वुमेन्स को, वुमेन्स इन रेवोल्यूशन, वुमेन्स प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रांस रेवोल्यूशन। कैसे रोल प्ले किया, देखिए जो फ्रांस रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहे हैं वुमेन्स। जो रेवोल्यूशन है उसमें कौन इन्वॉल्व है, मैन इन्वॉल्व है, मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब रेवोल्यूशन के अंदर भाग ले रहे हैं तो काम धंधों पर ध्यान कम दे पा रहे हैं। तो वहीं पर जो अब वुमेन से वो अपने घर को चलाने के लिए क्या कर रही हैं, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एम्प्लॉय एट डोमेस्टिक सर्वेंट, और डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर मार्केट में काम कर रही हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके अलावा और क्या कर रही हैं, वो इनके अलावा वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की केयरिंग भी कर रही हैं। द फ्रेंच वुमन हैड टू कुक, फैच वाटर, स्टैंड इन क्वींस ऑफ ब्रेड, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का ख्याल भी रख रही हैं। मतलब 2 काम कर रही हैं यहाँ पे, वो कमा भी रही हैं और अपनी फैमिली का ध्यान भी रख रही हैं। तो इस एक तरह से वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं मेंस की इस रेवोल्यूशन को सस्टेन करने में। मान लो अगर फैमिली का ध्यान कोई रखेगा ही नहीं तो लोग अपने परिवार पे ध्यान देंगे पहले, या फिर क्रांति करने जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वुमेन्स ने किस तरह अपने घर वालों का, अपने घर के, अपनी फैमिली का ध्यान रखकर, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कर कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन को हेल्प किया। अब देखिए कुछ भी जो मिलता है कभी फ्री में नहीं मिलता, तो वुमेन्स भी कुछ ना कुछ तो चाहती होंगी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनेगी, वो क्या करेगी वुमेन्स के लिए, तो जो कमियां हैं वुमेन्स के लिए, जो सोसाइटी के अंदर कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ओवरकम होना चाहती थी। अब कमियां क्या थी यहाँ पे, कमियां ये थी कि वुमेन्स को ना तो पढ़ने लिखने का राइट था, उनको अपनी मर्जी से शादी करने का राइट नहीं था, उनको डाइवोर्स के रिलेटेड राइट नहीं थे। तो ये सारे जो राइट्स हैं, इन राइट्स के लिए, एजुकेशन के राइट्स के लिए, अपनी मर्जी से शादी करने के राइट्स, इन सब के लिए कहीं ना कहीं वो इन रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व हुई थी कि उनकी उम्मीद थी कि भैया जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आएगी तो वो हमारे लिए क्या करेगी, हमारे लिए सुधार करेगी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात, एक तो ये पॉलिटिक्स, सोसाइटी सोशल चेंज हो गए, और पॉलिटिकल चेंज भी चाहती थी वुमेन्स। क्या कि उनको भैया इतना कुछ कर रही है, वो अर्निंग भी कर रही है, फैमिली का ध्यान भी रख रही है, फिर भी उनको क्या कर रखा भैया,
पैसिव सिटीजन का राइट दे रखा था, हु हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, और उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड असेंबली और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो चाहती थी कि भैया हमें राइट टू वोट मिले और जो पॉलिटिकल ऑफिस मतलब या फिर राजनीति में उन्हें भी कोई पद दिए जाए, ठीक है। टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज, ताकि वो अपने ओन व्यूज, अपनी डिमांड्स और जो भी अपने बदलाव चाहती हैं वो समाज के अंदर वो ला सके। पर ऐसा ना होने की वजह से राइट टू वोट भी नहीं मिला उनको, ना ही उनको कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड, कोई पॉलिटिकल पावर दी गई। तो इन सबको पाने के लिए क्या करती है वो खुद के क्लब्स बनाती हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बनाते हैं और न्यूज़पेपर चलाते हैं, ठीक है। देयर वर अबाउट 60 क्लब्स ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सिटीज, ऑफ विच द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो यहाँ पर एक जो क्लब है वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। देखो 60 से ज्यादा क्लब बने वहाँ पे फ्रांस के अंदर, बहुत सारे क्लब बनते हैं, पर वही वाली बात, काम बहुत सारे लोग शुरू करते हैं पर सक्सेसफुल कुछ ही हो पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्लब्स बनते हैं पर एक क्लब जो बहुत फेमस हुआ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस, ठीक है। अब इतना कुछ हो रहा है कि भाई वुमेन्स अपनी डिमांड रख रही हैं, मतलब न्यूज़पेपर में अपनी बातें कह रही हैं, क्लब्स बना रही हैं, तो कुछ तो काम होगा ना। तो इस डिमांड के चलते जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो लॉ पास करती है टू इम्प्रूव वुमेन लाइफ्स। अब कौन कौन सा लॉ लेके आती है वो देखिए। पहला लॉ लेके आते हैं वुमेन गेन एक्सेस टू एजुकेशन, कि भैया उनको एजुकेशन गेन करने का राइट मिल जाता है। कैसे मिलता है, अब ये राइट, अब ये मतलब ये काम एजुकेशन देना, तो एजुकेशन में घर घर जाके तो देगा नहीं, तो भैया स्टेट स्कूल्स मतलब सरकारी स्कूल खोले जाते हैं जहां पर वुमेन्स की एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाती है, अ सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन मिल गया, ठीक है। वुमेन्स कुड नो लॉन्गर टू बी फोर्स इनटू मैरिज बाय देयर फादर्स एंड दे कुड बी मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विल। अब यहाँ पर एक बात फिक्स कर दी गई कि भैया जो वुमेन्स है ना उनको अपने फादर की अकॉर्डिंग मतलब मैरिज नहीं करनी होगी, उनको अपनी इच्छा से शादी करने का एक राइट दे दिया गया। और मैरिज वाज नाउ ए कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रजिस्टर्ड अंडर ए सिविल लॉ। और मैरिज को क्या बना दिया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जहां पर आप आ भी सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और जा भी सकते हो, मतलब एक जाने वाला, मतलब डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया यहाँ पे। अब डाइवोर्स was made legal, both men and women could apply for it। और यहाँ पर मैन और वुमन दोनों ही क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। वुमन को ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। और वुमेन्स को क्या है, अब कहीं ना कहीं जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो ये हम ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन है कैसे उसने वुमेन्स की लाइफ को इम्पैक्ट करा। कैसे इम्पैक्ट करा कि भैया उनके लिए एजुकेशन के राइट्स मिले, उन्हें उनके जो इंडिविजुअल मतलब मैरिज से रिलेटेड राइट थे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हुए। पर अभी भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि यहाँ पर अभी भी वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। कैसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, उनको राइट टू वोट नहीं मिला है अभी भी, ठीक है। तो इसके लिए आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो राइट टू वोट के लिए लड़ रही थी ना वुमेन्स, जो क्लब्स बने थे अभी देखा, तो वो 1793 में जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर आता है ना, वो क्या करता है, वो सारे के सारे जितने भी क्लब्स थे उनको बैन कर देता है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर देता है। और मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। और बहुत सारी जो पावरफुल वुमेन्स थी जो उनके अंदर इन्वॉल्व थी क्लब्स के अंदर, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, फांसी दे दी जाती है या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वुमेन स्ट्रगल फॉर वोटिंग एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वाज कैरिड ऑन थ्रू इंटरनेशनल सफरेज। और ये जो वोटिंग का मुद्दा है ना, राइट टू वोट का वुमेन्स के लिए, ये इंटरनेशनल लेवल पर मतलब एक इंटरनेशनल आंदोलन के थ्रू चलता रहता है, ठीक है। मूवमेंट ड्यूरिंग द 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी, मतलब जो ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट है ना, किस लिए इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, क्या अंतरराष्ट्रीय वोट के अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चल रहा था जो ये आंदोलन, ये चलता है किस बीच में, 19 से लेकर 20 सेंचुरी के बीच में। और फाइनली 1946 में जाकर वुमेन्स को क्या मिलता है, फ्रेंच वुमेन्स को राइट टू वोट मिलता है। कब मिलता है राइट टू वोट? राइट टू वोट मिलता है 1946 को। तो यहाँ पर हमारी वुमेन्स की कहानी खत्म हो जाती है 1789 से 1804 के बीच में वुमेन्स के साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, ओलंप द गूस। ये क्या है, एक रेवोल्यूशनरी लेडी का नाम है जो वुमन इन्वॉल्व थी किसके अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान
राइट टू वोट के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी ना, उन लेडी का नाम है ओलंपी द गूस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमन। कौन थी ये? पॉलिटिकल एक्टिव वुमन थी इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, ठीक है। शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1789 के बाद, उसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ है ना, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। सिर्फ राइट्स ऑफ मैन ही लेके आ गए थे, वुमेन्स की कोई बात ही नहीं की गई थी। तो जो इनकी डिमांड थी वो ये थी कि इन 1791 शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन। इन्होंने लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, मतलब कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइट्स के बारे में लिखा, एरिड सिटीजन्स, इन विच शी एड्रेस द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। जहां ये किसको एड्रेस कर रही थी? क्वीन और नेशनल असेंबली के मेंबर को। पर 1793 में रीजन ऑफ टेरर आता है, तो रीजन ऑफ टेरर में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है वो ओलंपी द गूस को क्रिटिसाइज करते हैं और जेकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। वो आपको पता ही है 1793 के अंदर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है वो सारे वुमेन्स क्लब्स को बंद करवा देते हैं, उनकी एक्टिविटी को बंद करवा देते हैं। एंड शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज विथ हर ट्रेजन, और आतंक के लिए इनको क्या कर दिया जाता है? एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इनको भी कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है ओलंपी द गूस को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ ओलंपी द गूस, तो कौन थी ये? एक पॉलिटिकल वुमन, एक्टिव पॉलिटिकल वुमन थी जो किसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही थी? राइट्स ऑफ वुमन के लिए। और राइट 1793 में कौन आते हैं? हमारे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आते हैं जो इनको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। तो वुमेन्स की कहानियां खत्म है। अब आगे देखिए द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी को समझने से पहले एक बात समझिए, क्या दिक्कत है? अबोलिशन ऑफ स्लेवरी है क्यों? इस मैप में देखिए आपको तीन कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। अब क्या होता था? यूरोप में डिमांड थी, काहे की डिमांड थी यूरोप में? यूरोप में डिमांड थी नील की, चीनी की और चाय की, और जो भी ये डिमांड थी, इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या अमेरिका में खेती की जाती थी, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड के ऊपर। अब यूरोप वाले जो थे वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं थे काम करने के लिए बागानों के अंदर, मतलब जो खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ पे बागानों में मेहनत करनी होती थी उसके लिए तैयार नहीं थे। तो क्या होता था? इस यूरोप की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका में खेती की जा रही है, और अमेरिका में खेती की जा रही है तो यहाँ पर जो अफ्रीका है, अफ्रीका से क्या करते थे? दासों को उठाया जाता था, स्लेव्स को, और इन स्लेव्स को यहाँ अफ्रीकन पोर्ट से उठाकर खा लिया जाता था अमेरिका, और यहाँ पर इनसे काम कराया जाता था, और जो अमेरिका में प्रोडक्शन हुआ वो खाया जाता था, फिर वो जाता था यूरोप में। तो एक तरह से ये ट्रायंगुलर जो 3 वे ट्रेड चल रहा है ना स्लेव्स का, कि भैया अफ्रीका से लेके गए और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं स्लेव्स, किन के लिए काम कर रहे हैं? यूरोप वालों के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है ना, इसे क्या बोल रहे हैं? 3 वे ट्रेड इन स्लेव्स। क्या बोल रहे हैं? 3 वे ट्रेड इन स्लेव्स। तो इसको बंद कैसे किया गया ये देखना है हमें यहाँ पे। द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म मेड बाय जेकोबिन गवर्नमेंट। अब जेकोबिन गवर्नमेंट को अच्छे काम भी करे, क्या अच्छे काम करे कि इन्होंने स्लेवरी को एंड करा। कैसे करा? द फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन, लाइक फ्रेंच कॉलोनीज कौन कौन सी थी? मार्टिन क्यू, गॉडलॉप, सेंट डोमिंगो वाज इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ टम्बैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। क्या दिक्कत है? यहाँ पर जो आइलैंड है ना हमारे, ये अमेरिका में, यहाँ पर क्या है? कुछ आइलैंड्स हैं, सेंट डोमिंगो, मार्टिनो, ये क्या किसके सप्लायर हैं? अच्छे तंबाकू, कॉफी, इनके बहुत अच्छे सप्लायर हैं। पर यहाँ पर सप्लायर तो है, यहाँ पे जमीन है अच्छी खासी इस चीज के लिए, पर यहाँ पर काम करने वालों की कमी थी। तो इन काम करने वालों की कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से दास लेके जा रहे हैं, स्लेव कहाँ से? अफ्रीका से। द फ्रेंच नीडेड वर्कर्स फॉर प्लांटेशन इन इट्स कॉलोनीज, बट द यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू वर्क इन डिसेंट अननोन लैंड्स। बट जो यूरोपियंस हैं वो काम करना चाहते नहीं है, मतलब यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए अनजान जगह है। तो भैया कौन काम करेगा? तो यहाँ पर जो कॉलोनीज थी, फ्रांस की कॉलोनीज थी यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, यहाँ से वो दास मतलब मजदूर उठाते थे या फिर दास उठाते थे, स्लेव उठाते थे और खा ले जाते थे, यहाँ पर ले जाते थे। तो ये आपका 3 वे स्लेव है। There's a 3 वे trade in slave started between Europe, Africa and America in 17th century. This was known as triangular slave trade. ठीक है, तो triangular slave trade क्या है? जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हमारा अमेरिका इन्वॉल्व है, यूरोप इन्वॉल्व है और अफ्रीका इन्वॉल्व है। ठीक है। फ्रेंच मर्चेंट्स ट्रेवल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ Bordeaux on Nantes to the Africa coast where they bought slave from
लोकल चेफ्स। अब देखो यहाँ पे दो पोर्ट्स के नाम आ रहे, क्या क्या, एक तो एक पोर्ट का नाम तो है हमारा बॉर्डेक्स और नानते। ठीक है, ये बॉर्डेक्स और नानते क्या है, अफ्रीका के अंदर पोस्ट है जहां से हमारे फ्रांस वाले क्या करते थे, स्लेव्स को उठाते थे और खा ले जाते थे अमेरिका। दीज पोर्ट सिटीज ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और जो ये जो पोर्ट्स है ना, ये फेमस हो गए या फिर फ्लरिश कर गए किस वजह से, इस स्लेव ट्रेड की वजह से। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो आपकी 18th सेंचुरी है, मतलब 17 से लेकर 1799 का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में स्लेव ट्रेड को कहीं ना जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया, पर इसको बंद नहीं कर पाती फ्रांसीसी गवर्नमेंट। क्यों नहीं बंद कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका दबाव रहता है उसके ऊपर, क्योंकि भैया स्लेवरी की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चल रही है मार्केट के अंदर, तो इसलिए उसको बंद नहीं कर पाती। पर फिर भी आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स द नेशनल कन्वेंशन बनी थी हमारी, बनी थी ना 1789 में नेशनल कन्वेंशन, पास्ड ए लॉ इन 1794। तो वो एक लॉ पास करती है 1794 में, which declared slavery illegal and freed all slave in France overseas colonies। और कॉलोनीज जो फ्रांस की कॉलोनीज है, कहाँ पे, अमेरिका में और आपकी अफ्रीका में, यहाँ पे और फ्रांस में खुद में, मतलब तीनों जगह पर क्या कर देती है ये कन्वेंशन, एक लॉ पास करती है जिसके थ्रू स्लेवरी को बैन कर देती है। कौन सी गवर्नमेंट है ये आपकी कन्वेंशन वाली गवर्नमेंट है, जो जेकोबिन वाली गवर्नमेंट है, वो कर देती है इस चीज को बैन। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद नेपोलियन आता है और वापस से वो क्या कर देता है, स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर देता है। प्लीज द प्लांटेशन ओनर्स हु कंसीडर इंस्लेविंग अफ्रीकन ब्लैक्स एज द राइट। और जो अफ्रीकन को दोबारा से ये, मतलब जो अफ्रीकन कॉलोनीज है ना, वहां पर नेपोलियन बोलता है कि वापस वहां पर जाओ, आप वहां से स्लेव्स को उठाओ और दोबारा स्लेवरी को चालू कर दो। ठीक है, दीज स्लेव्स वर नोन एज अफ्रीकन निग्रोज। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर क्या है भैया, एक सारा रेगिस्तान है ना, नाम सुना है सारा डेजर्ट का, तो वहां पर है ना सारा रेगिस्तान के साउथ के अंदर एक कम्युनिटी रहती थी निग्रो। तो उन निग्रोज को एज अ स्लेव ट्रेड करने का उनको आजादी दे दी गई थी। किसने दी थी आजादी, 1804 में नेपोलियन ने। तो वापस से एक बार तो खत्म होती है स्लेवरी, पर वापस से इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, कहां पर, फ्रांस के अंदर, किसके द्वारा, नेपोलियन द्वारा। फाइनली स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज 1848। और लास्ट में 1848 में जाकर, अब ये कैसे हुई एंड, ये तो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे दोबारा, तो 1848 के अंदर जाके हमारी स्लेवरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है ना आपको, एक पिक्चर दिखा रखी है जहाँ पर ये स्लेव्स हैं और इनको ट्रीट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके लिए, मतलब स्लेवरी को एंड कर रहे हैं। ये स्लेवरी को एंड कैसे कर रहे हैं, ये जो रिचर सेक्शन है ये इनके लिए कपड़े लेके आ रहा है, बोल रहा है कि भैया इनको पहनो। स्लेवरी को एंड करने के लिए एक इमेज दिखाई गई है आपको उस टाइम पर, जो कार्टून फेमस हुआ था। अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया, 3 पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो वुमेन्स की लाइफ के बारे में पढ़ना है कि वुमेन्स की लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ, स्लेव्स की लाइफ क्या इंपैक्ट हुआ फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद। और तीसरी बात देखनी है हमें कि द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, की रेवोल्यूशन से एवरीडे लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो इंपैक्ट कैसे पड़ा ये देखिए, इंपैक्ट ऐसे पड़ता है, क्या हुआ कि 1789 में 1789 में मेरी रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन होने के बाद मेरी नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, नेशनल असेंबली बनी। अब इस नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया। कौन सा लॉ पास किया, सेंसरशिप हटा दी इसने। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब कि भैया जो किताबें, बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब पे अब जो भी लिखना है ना वो लिखो अपने मन से। मतलब फ्रांस के अंदर एक तरह से फ्रीडम ऑफ आइडियाज का एक कंसेप्ट चल गया कि आपको आपके मन में जो आ रहा है, जो आइडियाज आ रहे हैं, उनको आप पब्लिश कर सकते हो। तो लोगों के जीवन में एक नई सोच, मतलब एक नए फिलोसफिकल आइडियाज और उनको बहुत कुछ नए पॉलिटिकल आइडियाज, ये सब देखने को मिल रहे थे। तो कुछ नया, अपन पिक्चर देखते हैं कोई, तो पिक्चर से अपन कुछ देखते हैं तो कुछ सीखते हैं ना कि यार मूवी के अंदर ऐसा कर रहा है हीरो, तो हम भी ऐसा करेंगे। नए नए कपड़े पहनने लग जाते हैं, तो एक नया ट्रेंड आ जाता है। तो वैसे ही अब बुक्स, न्यूज़पेपर, इनका कल्चर आ गया, तो लोगों के जीवन में कुछ नया देखने को मिल रहा था उनको। तो उस नएपन की वजह से लोगों की एवरीडे लाइफ इफेक्ट हो रही थी। और ये नयापन क्यों आ रहा था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एक नया लॉ आया
कहीं ना कहीं वो एक नेशनल असेंबली लेके आई, और नेशनल असेंबली किसके थ्रू आई थी, रेवोल्यूशन के थ्रू तो आई थी। तो इसलिए रेवोल्यूशन ने लोगों की एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करा। आप देखिए, आफ्टर 1789 मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन इन फ्रांस। वन इंपॉर्टेंट लॉ केम इनटू इफेक्ट 1789, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। कौन सा लॉ आया था भैया? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप का लॉ आया, जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और बुक्स को कुछ भी लिखने की, फ्रीली लिखने की आज़ादी देता है। अकॉर्डिंग टू सेंसरशिप, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज कुड बी परफॉर्म्ड और पब्लिश only after they had been approved by the censor of the king। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसरशिप क्या लिखा था? पहले ये था कि जो भी लिखना होता था ना, उस पर राजा कंट्रोल रखता था, पर जैसे अबॉलिशन हुआ तब राजा का कोई कंट्रोल नहीं है, सब अपने मन से कुछ ना कुछ भी लिख रहे हैं। तो इस कंक्लूजन के थ्रू आप समझ गए कि यहाँ पे जो सेंसरशिप आई उससे किस तरह से लोगों की लाइफ इंपैक्ट हुई। सेंसरशिप हटी तो अब लोगों को नई नई चीजें देखने को मिल रही है, ड्रामा क्रिएट हो रहे हैं, लोग नए नए नाटक बना रहे हैं। क्योंकि देखो, सब तो पढ़ लिख नहीं सकते थे, सब पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो फ्रांस के अंदर क्या होता थे, कुछ लोग बुक्स पढ़ लेते थे और उनके थ्रू वो ड्रामा के थ्रू, थिएटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, तो उनसे समाज नया नया सीख लेता था कुछ भी, और अपने जीवन में नए नए इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे थे उनके। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कंक्लूजन देखिए क्या है यहाँ पे इस चैप्टर का। कंक्लूजन ये है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, ए फेमस फ्रेंच जनरल, क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 में क्या हो जाता है भैया? लास्ट के अंदर हमारा नेपोलियन खुद को क्राउडेड, या मतलब वहाँ का एम्पायर बना देता है फ्रांस का। ही कन्क्वायर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोज डायनेस्टीज, क्रिएटेड किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और वो क्या करता है वहाँ पे? वो नेबरिंग कंट्रीज को जीत लेता है, ठीक, और अपना साम्राज्य को बढ़ाता है। ही सो हिमसेल्फ एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। वो खुद को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोलता था कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करूंगा। कैसे करता था मॉडर्नाइज? ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ। क्या लॉ लेके आया वो लेके आया द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। तीन चेंजेस करे। एक तो उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? प्रोटेक्शन दे दी, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि भैया 1 किलो 5 किलो, पूरे भारत में आप देख लो 1 किलो का बाट, 5 किलो का बाट, मतलब वजन में क्या चल रहा है? सब 1 किलो में नाप रहे हैं। ऐसे नहीं है कि 1 किलो में कोई आपको 200 ग्राम दे रहा है, कोई आपको 100 ग्राम दे रहा है, कोई आपको 800 ग्राम दे रहा है। ऐसे नहीं चल रहा ना, सब जगह 1 किलो मतलब 1000 किलो, 1000 ग्राम, यही चल रहा है ना। वैसे ही यूरोप में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया कौन? नेपोलियन। एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया 10 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये डेसिमल्स में चल रही है ना यूनिट्स। ये सिस्टम भी कौन लेके आया? फ्रांस में नेपोलियन लेके आया था। तो ये हमारे नेपोलियन है। मैनी पीपल सो नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत सारे लोग नेपोलियन को ऐसा समझते थे, वो समझते थे कि ये लिबरेटर है, ये हमारे फ्रांस को एकदम बढ़िया बना देगा। बट सून हिज आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और जल्द ही नेपोलियन की आर्मी हर देश में फैल जाती है। फाइनली नेपोलियन वाज डिफोटेड एट द वाटरलू इन 1850। और जब नेपोलियन की हार होती है वो कहाँ होती है? 1815 में। 1804 में नेपोलियन आया था, और 1815 में वाटरलू वॉर होती है। इवन आफ्टर हिज डिफीट, आइडियाज ऑफ नेपोलियन ऑन लिबर्टी, मॉडर्न लॉज कंटिन्यू ऑन देयर पार्ट्स ऑफ यूरोप। देखो, अच्छी चीज जो भी लेके आया ना नेपोलियन, वो तो चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वो यूनिफॉर्म मेजरमेंट का सिस्टम लेके आया, डेसिमल सिस्टम लेके आया मेजरमेंट के लिए, और जो अच्छे लॉज लेके आया, वो सारे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नेपोलियन की हार होती है कब? वाटरलू की वॉर में 1815 में। वो 1815 में हार जाता है, और नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस के अंदर दोबारा कहीं ना कहीं मोनार्की आती है, जो हम क्लास 10th में देखते हैं। ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर कंक्लूजन में अगर हम देखें तो फ्रांस रेवोल्यूशन ने क्या दिया, तो फ्रांस रेवोल्यूशन हमने क्यों पढ़ा? तो वो इसलिए पढ़ा क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को, समाज को, यूरोप को क्या दिया? डेमोक्रेटिक राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, आइडियाज ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया। ये सब जो कहाँ से आया? डेमोक्रेसी। ये जो वर्ड है ना डेमोक्रेसी, जो आज हम पूरे वर्ल्ड में चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लिबर्टी के आइडियाज चल रहे हैं कि भी आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ये सब कहाँ से आया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है, इसलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, और यूरोप वालों ने पूरे वर्ल्ड में फैला दी, क्योंकि यूरोप वालों ने कॉलोनीज कहीं ना कहीं इंडिया को कॉलोनी बनाया, वर्ल्ड को कॉलोनी बनाया, तो जो यूरोप के आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में फैल गए इस तरह से। दिस लेड टू अबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, और जो फ्यूडल सिस्टम का मतलब अबोलिशन करा वो भी किसने करा, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने करा। एंड फ्रीडम ऑफ कॉलोनीज नेशन, और जो कॉलोनीज नेशन थे ना उनको भी फ्रीडम का आइडिया कहाँ से मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। तो ये हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी थी, जिसमें हमने 1 या 2 वीडियो के माध्यम से पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्लास 9th की SST के और भी लेक्चर्स, मैथ्स के लेक्चर मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा आप सभी के लिए। थैंक यू।